बच्चों, मैं आलोक कुमार सिंह गणित अध्यापक आज कक्षा 11 में एक चैप्टर समित संख्या का होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है और बहुत ही सरल तरीके से हम आपको समित संख्या हम समझाएंगे। अंग्रेजी में इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। हम देखते हैं, सबसे पहले समित संख्या की परिभाषा हम आपको दिखाते हैं। समित संख्या क्या है जो है आपका, आप ध्यान दीजिए। एक समीकरण आप लोग समीकरण हल किए होंगे। एक समीकरण आपका है x² + 2 = 0। अब इस समीकरण को अगर हम सॉल्व करें, x² = -2 और x बराबर आपका हो जाएगा √-2। आप ध्यान दीजिए कि माइनस वाली संख्याओं का अंडर रूट निकलता नहीं है, तो ये एक तरीके से हम इसको लिख देते हैं काल्पनिक संख्या। क्या लिख देते हैं? काल्पनिक संख्या। इसको हम काल्पनिक संख्या लिख देते हैं। इसी काल्पनिक संख्या को हम जो है समित संख्या के रूप में जो है किस तरीके से काल्पनिक संख्या समित संख्या के रूप में आएगी, यानी एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या का मिश्रण जब होता है तो ऐसा मिश्रण ही समित संख्या आपका कहलाता है। सबसे पहले इसको आप देखिए, √-1 को हम i से प्रदर्शित करते हैं। √-1 को हम i से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि बार बार अगर √-1 लिखा जाएगा तो उसकी जगह पर हम केवल एक छोटा सा संकेतांक लिखेंगे i, स्मॉल i से इसको हम प्रदर्शित करेंगे। अब अगर इतने यानी ये इस संख्या को अगर हमको i के रूप में प्रदर्शित करना है तो आप यहाँ से ध्यान दीजिए, √-2 आप इसको लिख सकते हैं √2 × √-1, और √-1 को चूंकि i से प्रदर्शित है इसको हम लिख सकते हैं √2i। इस तरीके से हम इस संख्या को हम लिख सकते हैं। ये आपका √-1 i में इस तरीके से आपका कन्वर्ट होगा। एक चीज का और अब ध्यान देना है कि i के जो पूर्णांक हैं आपके, वो i के पूर्णांक किस तरीके से हैं। ये आपका i जो है वो i के रूप में तो लिखा ही जाएगा। i² को हम क्या लिखेंगे? i² अगर कहीं पर आएगा तो हम i² को क्या लिखेंगे? आप ध्यान दीजिएगा, i² = आपका हो जाएगा i × i, और इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि i आपका √-1 है तो इसको हम लिख सकते हैं -1 × -1, और -1 × -1 आपका क्या होगा? क्योंकि जब गुणा होगा अंडर रूट हट जाएगा, आपका केवल -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1। जैसे यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, √5 और √5 का गुणा जब होता है तो केवल 5 आ जाता है। उसी तरीके से √-1 × √-1 आपका -1 होगा। इसका मतलब i² का मान -1 हो जाएगा। अब i की पावर 3 अगर हम देखते हैं तो i की पावर 3 जो है आपका ये बनेगा i² × i। इसको तोड़ देंगे, घात को तोड़ना आप जानते हो। इसका जब गुणा करेंगे तो यही आपका आएगा। ये 2 पावर की है, ये 1 पावर का है, दोनों का गुणा होगा, पावर का योग हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। आप यहाँ से ध्यान दीजिए, i² का मान ऊपर आप लोग देखिए, i² का मान -1 आया हुआ है, और इंटू ये आपका i है जो कि मिलकर -i दिखाएगा। यानी जहाँ पर i की पावर 3 है उसको हम -i, उसका मान हम -i हम लिख सकते हैं। अब अगला आपका आता है i की पावर 4। आप ध्यान दीजिए, i की पावर 4 आपका हो जाएगा i² × i², और जब i² का मान यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा -1 × -1, और -1 × -1 आपका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यानी i की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब उसी तरीके से आप ध्यान दीजिए, अगर i की पावर 5 अगर आप करते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं i की पावर 4 × i, और i की पावर 4 1 होता है, और 1 का i में गुणा होगा तो आपका i हो जाएगा। अब उसी तरीके से अगर i की पावर 6 यहाँ पर आप ध्यान दे लीजिए, i की पावर 6 अगर हम करेंगे तो i की पावर 4 - × i², और ये आपका 1 हो जाएगा, और
और आई स्क्वायर का मान आप यहाँ पर देखिए कितना आया हुआ है, आई स्क्वायर का मान -1 आया हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा -1, यानी आपका -1 यहाँ पर आपका हो जाएगा। आई की पावर 7 उसी तरीके से अगर हम निकालेंगे तो आपका बन जाएगा कितना, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 3, और आई की पावर 4 आपका कितना है, आई की पावर 4 आपका 1 है, और आई की पावर 3 आपका -i है, तो गुणा होगा तो आपका -i हो जाएगा। उसी तरीके से आई की पावर 8 आप ध्यान दीजिए, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4, इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, दोनों का गुणा होगा तो आपका 1 ही आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली चीज है, आई का मान आई ही है, आई स्क्वायर का मान -1 हुआ, आई की पावर 3 का मान -i हुआ, आई की पावर 4 का मान 1 हुआ। लेकिन जैसे ही आई की पावर 5 शुरू हुआ वैसे ही फिर मानों की पुनरावृत्ति होना शुरू हो गई, यानी आई की पावर 5 जो है ये आई है, जो कि ये आई का मान है, आई की पावर 6 आपका -1 है जो कि आई स्क्वायर का मान है, आई की पावर 7 है उसका मान -i आया हुआ है, वो आपका आई की पावर 3 का मान है, और आई की पावर 8 का मान जो है 1 है, तो आप ध्यान दीजिए आई की पावर 4 का मान 1 आया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे अब जैसे आई की पावर 9 आएगा तो फिर उसका मान आपका आई हो जाएगा, यानी 4 के गुणांक में इसके मानों की पुनरावृत्ति होती चली जाएगी। अब हम आपको बताएंगे कि जैसे आई की पावर 20 का मान इकट्ठा आई की पावर 20 का मान निकालना है, आई की पावर 20 का मान निकालना है, तो आप ध्यान दीजिए आई की पावर 20, केवल आपको कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा कुछ नहीं करना है, केवल इसके घात पर आप जाइए और घात में 4 से भाग दे दीजिए। अगर पूरा पूरा कट जाता है तो इसका मतलब इसका मान सीधे सीधे 1 हो जाएगा, इसका मान सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं पर आई की पावर 21 आपका है तो आप ध्यान दीजिए 4 से भाग दीजिए, 4 पंचे 20 बचा 1, यानी 1i बचेगा। अगर 1 बच रहा है तो आप सीधे समझ लीजिए कि इसका मान कितना हो जाएगा, सीधे सीधे i हो जाएगा इसका मान। अगर मान लीजिए यहाँ पर 22 होता तो 2 बचता, यानी आई स्क्वायर बचता, और जब आई स्क्वायर बचेगा तो चूंकि आई स्क्वायर का मान कितना है, -1 है, तो यहाँ पर आई की पावर 22 का मान -1 हो जाता। यानी आपको केवल ये करना है, जैसे आई की पावर 100 आपका है, यहाँ से 4 से आपने भाग दिया, यहाँ पर भाग देने पर जो शेष बचेगा आपका, से 4 से भाग देने पर यहाँ पर शेष कुछ भी नहीं बचेगा। अगर शेष नहीं बचा, यानी 4 के ही भाग में ये पूरा का पूरा चला जाता है, तो उसका मान सीधे सीधे आपका 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम 102 करते हैं तो 4 से भाग देने पर 100 तो आपका पूरा पूरा कट जाएगा, आई स्क्वायर आपका ये बचेगा, आई स्क्वायर का मान जो होता है वही आई स्क्वायर का मान रख दीजिए। यानी आई के किसी भी घात का मान अगर आपको निकालना हो तो आप उसके घात में 4 से भाग दीजिए, जितना पूरा पूरा चला जा रहा है वो आपका 1 हो जाएगा, जितना घात बच रही है उसी का मान आप निकाल दीजिए। घात या तो 1 बचेगी, या तो 2 बचेगी, या तो 3 बचेगी। चूंकि 4 अगर बचना होता तो 4 से फिर एक बार भाग चला जाएगा, तो या तो आई बचेगा, या तो आई स्क्वायर बचेगा, या तो आई की पावर 3 बचेगा। अगर घात नहीं बच रही तो 1 होगा, घात 1 बच रही तो आई मान हो जाएगा, घात 2 बच रही तो -1 हो जाएगा, घात 3 बच रही है -i हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, आई का कोई भी घात आपको दिया गया है तो उसका मान आप निकाल सकते हो। अब सीधे सीधे आ जाते हैं हम समिश्र संख्या पर, सीधे सीधे आपका आ जाते हैं। काल्पनिक संख्या हमने बता ही दिया। काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या, यानी ऐसी ऋण वास्तविक संख्या जिसका अंडर रूट नहीं निकल पाए, तो ऐसी ऋण वास्तविक संख्या जो है वो आपका काल्पनिक संख्या होती है। और काल्पनिक संख्या में हम अंडर रूट -1 को हम i से प्रदर्शित करेंगे। कोई भी काल्पनिक संख्या अगर आपको ले ली जाए, हम कोई भी काल्पनिक संख्या अगर आप ले लें, कोई भी ऋण वास्तविक संख्या ले लें और उसका अंडर रूट अगर
हम निकालने की कोशिश करें। कोई भी आप ले लीजिए, अगर आपका ये -16 आपका है तो चूंकि माइनस में है अंडर रूट निकल नहीं पाएगा, इसको तुरंत आप अलग अलग तोड़ दीजिए। अंडर रूट 16 इंटू अंडर रूट -1 और 16 का अंडर रूट 4 आपका आएगा और अंडर रूट -1 को हमने पहले से बताया आई के रूप में प्रदर्शित करोगे, ये आपका सीधे सीधे हो जाएगा 4i। तो काल्पनिक संख्या आपको पता हो गई। समित संख्या आपका है कि जब किसी वास्तविक संख्या और किसी काल्पनिक संख्या का मिश्रण आपका होगा, या वास्तविक संख्या, या हम ये कह सकते हैं कि कोई दो धन वास्तविक संख्याएं या कोई दो वास्तविक संख्याएं अगर a प्लस आई बी के रूप में, ध्यान दीजिएगा, कोई भी वास्तविक संख्या, दो वास्तविक संख्याएं अगर a प्लस आई बी के रूप में लिखी जाए तो ऐसी संख्या ये समित संख्या कहलाएगी। और ये जो समित संख्या है इसको हम स्मॉल z से हमेशा प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि समित संख्या a प्लस आई बी है, इतना बड़ा हर जगह पर हम नहीं लिख सकते समित संख्या, तो इसी को एक संकेतांक के रूप में उसने प्रदर्शित कर दिया और वो संकेतांक आपका स्मॉल z, यानी स्मॉल z के द्वारा हम किसी भी समित संख्या को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अब समित संख्या में एक चीज ये देखना है कि ये क्या चीज है और ये क्या चीज है। समित संख्या में ये समित संख्या का वास्तविक भाग है और ये आपका काल्पनिक भाग है। समित संख्या का ये वास्तविक भाग और ये काल्पनिक भाग, एक तरीके से अगर इस रूप में इसको देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा a प्लस और आई बी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं अंडर रूट b स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये b स्क्वायर आपका ये वास्तविक संख्या है, लेकिन चूंकि माइनस के रूप में है और अंडर रूट के रूप में है तो ये काल्पनिक संख्या हो गई। ये वास्तविक संख्या, ये पूरी की पूरी काल्पनिक संख्या। यानी समित संख्या में दो भाग होते हैं, एक वास्तविक संख्या का भाग होता है, एक काल्पनिक संख्या का भाग होता है। जिसके साथ आई लगा है वो काल्पनिक संख्या का भाग हुआ, जिसके साथ आई नहीं लगा है तो वो आपकी वास्तविक, मतलब अपने आप खुद में वो एक वास्तविक संख्या है। जब वो दोनों का एक तरीके से मिश्रण हो जाता है तो उसे हम समित संख्या हम बोल देते हैं, जिसे हम स्मॉल z से प्रदर्शित करते हैं। अंग्रेजी में इसको हम रियल पार्ट ऑफ z भी बोल देते हैं, जिसे a को हम, अगर इसमें कहा जाए कि रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट मतलब वास्तविक संख्या, इमेजिनरी पार्ट मतलब काल्पनिक संख्या, उसकी अंग्रेजी है वो हिंदी है। तो रियल पार्ट अगर हम ये इस तरीके से लिख दें, रियल पार्ट ऑफ z का मतलब समित संख्या, यानी समित संख्या का रियल पार्ट क्या है a, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी समित संख्या का इमेजिनरी पार्ट क्या है वो आपका सीधे सीधे b आपका दिखाएगा। रियल पार्ट ऑफ z a, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z b। अगर यहाँ पर माइनस लगा है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो b ना होकर -b आपका हो जाएगा, क्योंकि इस b के साथ इस चिन्ह को लिया जाएगा। इस चीज का आप लोग ध्यान दे लीजिएगा कि अगर ये समित संख्या का एक तरीके से व्यापक रूप है, इसको z से प्रदर्शित करते हैं, ये आपका उसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, यानी ये वास्तविक भाग है और ये काल्पनिक भाग है। और इस तरीके से अगर पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू a, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू b। तो ये आपका समित संख्या की परिभाषा क्या होती है, समित संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, ये चीज आपका हुआ। अब हम आगे थोड़ा सा चलते हैं। वास्तविक भाग, काल्पनिक भाग हो गया। शुद्ध वास्तविक संख्या और शुद्ध काल्पनिक संख्या। शुद्ध वास्तविक संख्या, शुद्ध वास्तविक संख्या, शुद्ध वास्तविक संख्या आपकी क्या है, और शुद्ध काल्पनिक संख्या। शुद्ध वास्तविक का मतलब हुआ कि समित संख्या वो नहीं है, उसमें केवल और केवल वास्तविक संख्या आए। चलिए हम लिखते हैं a, इसके साथ आई नहीं लगा हुआ है, ये शुद्ध वास्तविक संख्या है। इसको हम समित संख्या के रूप में कैसे बदलेंगे? आप ये जानते हैं किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा कर दिया जाए तो उसका मान 0 हो जाता है। किसी भी संख्या में 0 से गुणा कर दिया जाए उसका मान 0 हो जाता है।
आप ध्यान दीजिए, अगर हम इस a को, जो कि ये केवल और केवल वास्तविक संख्या है, अगर इसको हम क्या करें, समित संख्या में इसको हमको बदलना है, तो अगर हम ऐसा लिख दें, तो दिखने में आपको a प्लस आई बी का रूप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, a प्लस आई बी। हमने अभी भी बताया, दो ऐसी वास्तविक संख्याएं जिनको a प्लस आई बी के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो ऐसी संख्या एक समित संख्या कहलाती है। आप ध्यान दीजिए, a प्लस आई इंटू बी है ये वास्तविक संख्या, लेकिन इसको भी हम समित संख्या के रूप में प्रदर्शित कर दिए। तो इससे एक चीज निकल कर सामने ये आती है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक समित संख्या होती है, यानी किसी भी वास्तविक संख्या को हम समित संख्या के रूप में बदल सकते हैं। करना क्या है, केवल आगे प्लस जीरो आई आप लगा दीजिए, चूंकि जीरो का आई से गुणा होगा जीरो हो जाएगा, कोई इसका मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन लिखने पर ये आपकी समित संख्या प्रदर्शित हो रही है। तो एक चीज आप ये जान लीजिए, कोई भी वास्तविक संख्या होगी वह खुद में एक समित संख्या होती है। अब आप आ जाइए शुद्ध काल्पनिक संख्या। इसी चीज को हम उलट के लिखेंगे, क्योंकि शुद्ध काल्पनिक संख्या का मतलब हुआ, हम चाहें तो यहाँ पर बी आई अगर कर दें, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने आपको बताया है जो संख्या आई के साथ जुड़ी होगी वो पूरा का पूरा काल्पनिक भाग होगा। यहाँ पर आप देखिए केवल काल्पनिक भाग दिख रहा है बस, यानी ये केवल काल्पनिक संख्या आपको दिख रही है। इसमें ना तो समित संख्या का पार्ट जुड़ा हुआ है और ना जो है कोई वास्तविक संख्या इसके साथ जुड़ी हुई है। ये केवल और केवल आपका शुद्ध, यानी केवल और केवल काल्पनिक संख्या है। इसको हम समित संख्या बनाएंगे। आप ये भी जानते हैं कि किसी भी संख्या में जीरो अगर जोड़ दिया जाए, जीरो अगर घटा दिया जाए, कोई फर्क उस संख्या पर नहीं पड़ता है। अगर हम इसको जीरो प्लस बी आई कर दें, क्योंकि जीरो भी एक वास्तविक संख्या है, जीरो जो है एक वास्तविक संख्या होती है, तो आप यहाँ से ध्यान दीजिए, ये केवल और केवल काल्पनिक संख्या है, इसको हम समित संख्या के रूप में बदल रहे हैं। इसके साथ जीरो को जोड़ दीजिए, यानी जीरो प्लस बी आई। आप ध्यान दीजिए, ए प्लस आई बी का रूप आया कि नहीं आया, a प्लस आई बी का रूप आपका आ रहा है। इसका मतलब ये एक समित संख्या है। तो एक चीज और सामने आ गई, क्या आ गई कि प्रत्येक काल्पनिक संख्या एक समित संख्या होगी। और यही जब आपका रहेगा तो शुद्ध वास्तविक संख्या और शुद्ध काल्पनिक संख्या, यानी ऐसी समित संख्या जिसमें काल्पनिक भाग जीरो आपका हो, ऐसी समित संख्या जिसका वास्तविक भाग आपका जीरो हो, वो शुद्ध वास्तविक और शुद्ध काल्पनिक संख्या आपकी दिखाएगी। तो अगर आपको कुछ दे दिया जाए और कह दिया जाए कि इसको समित, मान लीजिए कोई एक वास्तविक संख्या दे दी जाए और कह दिया जाए कि इसको समित संख्या के रूप में बदलिए, तो आप बदल सकते हैं। आप केवल क्या करेंगे, जीरो आई सामने लगा दीजिए, आपको समित संख्या के रूप में बदल गया। अगर आपको कोई शुद्ध काल्पनिक संख्या दे दिया जाए और कह दिया जाए इसको समित संख्या के रूप में बदल दीजिए, आप आगे जीरो लगा दीजिए या बाद में जीरो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे a प्लस बी करिए, चाहे b प्लस a करिए, बात एक ही होती है। तो यहाँ पर अगर आप लगा देंगे तो ये a प्लस आई बी के रूप में दिख जाएगा। अगर a प्लस आई बी के रूप में दिखा तो वो एक समित संख्या कहलाएगी। यानी दो चीजें सामने निकल कर आई। क्या दो चीजें? पहली ये चीज कि कोई भी वास्तविक संख्या एक समित संख्या होती है, कोई भी काल्पनिक संख्या एक समित संख्या होती है। दो चीजें, ये क्लियर आपको हो गया होगा, शुद्ध वास्तविक संख्या और शुद्ध काल्पनिक संख्या। आगे एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं, अगर a प्लस आई बी ये एक आपकी समित संख्या है, a प्लस आई बी इक्वल्स टू, अगर आपका जीरो है, a प्लस आई बी इक्वल्स टू आपका जीरो है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हमने आपसे बोला है, क्या बोला है कि जीरो को हम, यानी ये वास्तविक संख्या है, इसको हम जीरो आई लिख सकते हैं। आप यहाँ से ध्यान दीजिए कि अगर ये वास्तविक और वास्तविक बराबर, जब दोनों बराबर हैं तो वास्तविक और वास्तविक बराबर होगा, काल्पनिक और काल्पनिक बराबर होगा, यानी a इक्वल्स टू जीरो और b इक्वल्स टू जीरो। क्या निकल कर सामने आया? निकल कर ये सामने आया कि अगर किसी समित संख्या का मान शून्य है तो इसका मतलब उसका वास्तविक भाग भी जीरो है और उसका काल्पनिक भाग भी जीरो है।
किसी समित संख्या का मान अगर 0 है तो इसका मतलब उसका वास्तविक भाग भी 0 है, उसका काल्पनिक भाग भी 0 है, तभी जो है ये आपका 0 होगा। ये चीज दिमाग में आ गई होगी आपके। आगे आपका समित संख्या का योग आपका है, समित संख्या का योग, ध्यान दीजिए, समित संख्या का योग। दो समित संख्याएं अगर दे दी गई हैं तो उनका योग किस तरीके से करेंगे, चलिए हमने बोला था कि समित संख्या को z से प्रदर्शित करेंगे, इसको हम z1 बोल देते हैं। z1 बराबर a1 प्लसib1 और z2 बराबर a2 प्लस ib2। ये दो समित संख्याएं हैं। अगर इनका योग करना है तो इनका योग आपका z1 प्लस z2 इक्वल्स टू, क्या करेंगे योग करने के लिए, z1 प्लस z2 योग करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, दोनों समित संख्याओं के वास्तविक भाग को अलग जोड़ लेंगे और काल्पनिक भाग को अलग जोड़कर लिख देंगे। जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2, ये वास्तविक को हमने जोड़ दिया, और प्लस यहाँ पर i आपका कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा b1 प्लस b2। थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, दो समित संख्याओं को जोड़ने के लिए, ये दो समित संख्याएं लिखी गई हैं, इनको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, पहली समित संख्या का वास्तविक भाग और दूसरी समित संख्या का वास्तविक भाग अलग जोड़ लेंगे। पहली समित संख्या का काल्पनिक भाग और दूसरी समित संख्या का काल्पनिक भाग वो अलग जोड़ लेंगे, और जैसे ही हमने जोड़ा है उसी हिसाब से लिख लेंगे। इसको हमने जोड़ा तो a1 प्लस a2 आया, आगे प्लस, और फिर इनको जोड़ा, इनको जोड़ने में आप ध्यान दीजिए i हमने कॉमन ले लिया, और b1 और b2 को जोड़ा तो b1 प्लस b2 आपका आ गया। ये आपका इसका योग हो जाए। ध्यान दीजिए, यहाँ भी ये क्या दिख रहा है, आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये एक समित संख्या दिख रही है, a प्लस ib, a प्लस ib, समित संख्या दिख रही है। अब आप ध्यान दे लीजिए, एक निष्कर्ष ये निकला कि किन्हीं भी दो समित संख्याओं का योग हमेशा एक समित संख्या ही होती है। अगर दो समित संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो एक समित संख्या ही आपको प्राप्त होगी। आगे समित संख्याओं का घटाना, समित संख्याओं का घटाना, जैसे हम जोड़े हैं सेम उसी प्रकार से हम घटा भी देंगे। अगर z1 में z2 को घटाना है तो यहाँ पर z1 माइनस z2 आपका होगा, आगे इक्वल्स टू, घटाने में a1 और a2 को घटा दीजिए, यानी काल्पनिक वास्तविक को आप घटा दीजिए, और काल्पनिक को अगर आप घटा देंगे, काल्पनिक को अगर आप घटा देंगे तो ये आपका मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, b1 में से b2 को आप घटाएंगे तो b1 माइनस b2 होगा, ये आपका उसका घटाना मिल जाएगा। और घटाना मिला तो यहाँ भी दिख रहा है कि ये क्या है, ये आपका समित संख्या ही है, a प्लस ib का रूप दिख रहा है, तो ये समित संख्या ही है। तो घटाने में भी हमको ये पता लगा कि किन्हीं भी दो समित संख्याओं का घटाना जो है वो हमेशा एक समित संख्या ही होती है। योग में आपको मिला किन्हीं भी दो समित संख्याओं का योग हमेशा एक समित संख्या होगा, किन्हीं भी दो समित संख्याओं का घटाना भी एक समित संख्या ही आपको मिलेगी। आगे आपका समित संख्याओं में समानता अगर देखी जाए, समित संख्याओं में समानता का मतलब हुआ कि z1 और z2, ध्यान दीजिएगा, z1 और z2 समान कब होंगे। अगर हम आपसे कहा जाए कि z1 और z2 समान कब हो सकते हैं, तो आप सीधे बता दीजिए कि z1 और z2 समान तभी होंगे जब z1 का वास्तविक z2 के वास्तविक के बराबर, जब z1 का काल्पनिक z2 के काल्पनिक के बराबर होगा, तभी दोनों आपके समित संख्याएं दोनों आपस में बराबर होंगी। यानी दो समित संख्याएं आपस में बराबर तभी होंगी जब उसका वास्तविक भाग इसके वास्तविक भाग के बराबर हो, और पहले वाले का काल्पनिक भाग दूसरे वाले के काल्पनिक भाग के बराबर होगा, तभी दोनों संख्याएं जो है, दोनों समित संख्याएं आपकी समान मानी जाएंगी, अन्यथा समान नहीं मानी जाएंगी। आगे योग हो गया, घटाना हो गया, हम गुणे पर चलते हैं।
समित संख्याओं का गुणा। अब ध्यान दीजिएगा, समित संख्या का किस तरीके से हम गुणा करेंगे, समित संख्या का गुणा किस तरीके से करेंगे। आप मान लीजिए एक समित संख्या आपकी Z1 आपकी है कितना, A1 प्लस IB1, और एक समित संख्या आपकी Z2 आपकी है A2 प्लस IB2। ठीक, इनका गुणा कर रहे हैं, गुणा करने पर ये आपका होगा Z1 Z2 इक्वल्स टू, हम इसका गुणा कर रहे हैं। बीजगणितीय गुणा आप पढ़े हैं, बीजगणितीय गुणा आप कक्षा 7 से पढ़ते चले आए हैं। 7 में आपने बीजगणितीय गुणा पढ़ा, 8 में पढ़ा, 9 में पढ़ा, 10 में पढ़ा, मतलब वो बीजगणितीय गुणा 7 से ही आप पढ़ लिए हो और वो बराबर आपका हर जगह पर आता चला जा रहा है। जैसे बीजगणितीय गुणा होता है वैसे ही बीजगणितीय गुणा हम यहाँ पे कर देंगे। कैसे करेंगे आप यहाँ से ध्यान दीजिए, बीजगणितीय गुणा हम किस तरीके से करेंगे। A1 का गुणा A2 का गुणा A1 से होगा, फिर A2 का गुणा इससे होगा, फिर इसका गुणा इससे होगा, फिर इसका गुणा इससे। ऐसे ही हम बीजगणितीय गुणा करते हैं, हम कर देते हैं। A2 का गुणा इससे होगा तो यह आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा A1 A2 आगे प्लस, फिर A2 का गुणा इससे होगा तो आपका हो जाएगा I A2 B1, फिर आप इसका इसके साथ गुणा करिए, ये आपका हो जाएगा I A1 B2 आगे प्लस, फिर इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे तो आप ध्यान दीजिए I का गुणा I से होगा, हमने इसके पहले आपको बताया है I का गुणा I से होगा तो I स्क्वायर हो जाएगा, और I स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। आपका हो जाएगा कितना, माइनस यानी -1 और कितना B1 B2। हम आगे क्या करेंगे, वास्तविक को एक साथ ले लेंगे, काल्पनिक को एक साथ ले लेंगे। वास्तविक हमारा ये है और ये है, क्योंकि इनके साथ I नहीं लगा हुआ है। आप यहाँ पर लिख देंगे A1 A2 आगे माइनस B1 B2, एक ब्रैकेट में यहाँ बंद कर लेंगे, आगे प्लस, इन दोनों के साथ I लगा हुआ है, I कॉमन ले लीजिए, आपका हो जाएगा A2 B1 आगे प्लस A1 B2। जी, यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कुछ, क्या दिख रहा है, ये एक समित संख्या ही है। आप ध्यान दीजिए, A प्लस IB वास्तविक भाग काल्पनिक भाग, हमने आपको बताया है A प्लस IB के रूप में एक वास्तविक भाग और एक काल्पनिक भाग जब इकट्ठा होगा तो वो समित संख्या आपकी होती है। आप ध्यान दीजिए A प्लस IB, A प्लस IB का रूप है, तो एक निष्कर्ष ये भी निकल के आया, जैसे योग में आपका आया था, जैसे घटाने में आपका आया। योग में क्या आया था कि किन्हीं भी दो समित संख्याओं का योग हमेशा एक समित संख्या होती है। घटाने में आपका आया था किन्हीं भी दो समित संख्याओं का घटाना एक समित संख्या होती है। आपका गुणे में भी आया कि किन्हीं भी दो समित संख्याओं का घटाना हमेशा एक समित संख्या, यानी घटाना नहीं सही, गुणा, किन्हीं भी दो समित संख्याओं का गुणा हमेशा एक समित संख्या ही आएगा। चलिए, घटाना हो गया। हम आपका आते हैं व्युत्क्रम पे। क्या आते हैं? व्युत्क्रम पे। व्युत्क्रम पे आने से पहले हम थोड़ा सा एक चीज और हम आपको बता देते हैं तो आपके समझ में ज्यादा थोड़ा सा आएगा व्युत्क्रम। हम संयुग्मी समित संख्या आपने पढ़ा कि समित संख्या क्या होती है। हम समित संख्या की संयुग्मी समित संख्या आपको बताएंगे। क्या बताएंगे? संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या बहुत किसी भी समित संख्या की संयुग्मी समित संख्या निकालना बहुत ही आसान है। केवल थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, अपने आप निकाल लेंगे। मान लीजिए कोई समित संख्या आपकी z है और ये z आपका है a प्लस IB। इसकी संयुग्मी समित संख्या आपको निकालना है। आप ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, केवल वास्तविक भाग काल्पनिक भाग को आप उठाइए और देखिए कि हमारा काल्पनिक भाग पॉजिटिव है या निगेटिव है। केवल काल्पनिक भाग पर ध्यान देना है, वास्तविक भाग पर कुछ नहीं ध्यान देना है। वो पॉजिटिव है, वो निगेटिव है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। केवल हम
जिस समित संख्या का संयुग्मी समित संख्या निकालना है, केवल हम उसका काल्पनिक भाग उठाएंगे, काल्पनिक भाग देखेंगे और ये देखेंगे कि ये जो काल्पनिक भाग है उसका जो पहले चिन्ह लगा हुआ है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर काल्पनिक भाग पॉजिटिव है तो संयुग्मी निकालने के लिए उसी काल्पनिक भाग का चिन्ह हम बदल देंगे। पॉजिटिव है तो निगेटिव कर देंगे, निगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे, अपने आप संयुग्मी समित संख्या बन जाएगी। आप ध्यान दीजिए, अगर a प्लस आई बी का संयुग्मी आपको निकालना है तो वो हो जाएगा a माइनस आई बी। अगर a माइनस आई बी होता तो इसकी संयुग्मी निकालना होता तो आपका हो जाता a प्लस आई बी। ये संयुग्मी समित संख्या आपकी है। ध्यान दीजिए, अगर ये संख्या आए तो इसकी संयुग्मी ये है, ये संख्या आए तो इसकी संयुग्मी ये है, यानी a प्लस आई बी के रूप में है तो उसकी समित संख्या, उसकी संयुग्मी a माइनस आई बी हो जाएगा, और a माइनस आई बी के रूप में है तो उसका संयुग्मी समित संख्या a प्लस आई बी हो जाएगा। तो संयुग्मी समित संख्या आप समझ लिए होंगे। अब हम सीधे सीधे आपका आते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम, अगर किसी समित संख्या का व्युत्क्रम आपको निकालना है तो समित संख्या का व्युत्क्रम कैसे आप निकालोगे? अगर किसी भी समित संख्या का, मान लीजिए ये आपकी समित संख्या z है a प्लस आई बी, इसका व्युत्क्रम आपका हो जाएगा 1/z। z का भाई किसी भी संख्या का कोई भी चीज है उसका व्युत्क्रम अगर आपको निकालना है तो 1/, उतना संख्या कर दीजिए, वो व्युत्क्रम में अपने आप बदल जाएगा। हमको इसका व्युत्क्रम z का निकालना है, हो जाएगा 1/z, ये इक्वल्स टू हो जाएगा 1/, कितना, a प्लस आई बी, a प्लस आई बी। इसको अब हमको समित संख्या के रूप में लाना है। ध्यान दीजिए, समित संख्या के रूप में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि जो ये नीचे आपका दिया गया है इसी की संयुग्मी समित संख्या से ऊपर और नीचे हम गुणा कर देंगे। ध्यान देना है कि हर में जो रखा हुआ है इसके संयुग्मी समित संख्या से ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। चूंकि एक ही तरफ गुणा करेंगे तो मान में फर्क आ जाएगा, मान में फर्क ना आए इस वजह से ऊपर भी गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे। ऊपर अगर गुणा किए तो a माइनस आई बी और यहाँ ऊपर गुणा किए तो a माइनस आई बी। चलिए इसको तोड़ देते हैं। ये ऊपर आपका a माइनस आई बी है बटे यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब ध्यान दीजिए गुणा किस तरीके से होगा। आप कक्षा 8 में एक सूत्र पढ़े हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फार्मूला सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वही फार्मूला यहाँ पर सीधे सीधे हम लगा देंगे। आप सीधे सीधे गुणा भी कर सकते हो, लेकिन जब फार्मूले पे आ रहा है सीधे फार्मूला ही लगा दीजिए, क्योंकि जल्दी हो जाएगा। आपका हो जाएगा कितना, a प्लस बी और a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हुआ आई स्क्वायर बी स्क्वायर। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आई स्क्वायर का मान -1 होगा, वो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इसको हम तोड़ देते हैं। किस तरीके से टूटेगा, इतना बटे इतना माइनस इतना बटे इतना, यानी a बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे आगे माइनस आई बी बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या मिला, इस z का व्युत्क्रम जो है आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो एक समित संख्या ही मिल रहा है। ध्यान दीजिए, a प्लस आई बी, यहाँ पर रियल पार्ट आपका है a बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट आपका है माइनस b बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, यहाँ प्लस कर दीजिए और यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस आई बी का रूप आपका ये मिल रहा है, यानी इसका व्युत्क्रम भी a प्लस आई बी का रूप होगा। ठीक इसी तरीके से आप भाग भी दे सकते हो। अगर एक आपका, ध्यान दीजिए, अगर एक आपका Z1 है, एक आपका Z2 है, यहाँ से आप ध्यान दीजिए, ये आपका Z1 मान लीजिए है और एक आपका Z2 आपका है,
A2 प्लस IB2। अगर इसका भाग देना है तो Z1 प्लस Z2 बराबर आप उसी तरीके से लिख दीजिए A1 प्लस IB1 और A2 प्लस IB2। अब इसका भाग देने के लिए क्या करोगे, जो हमने पहले किया है वही यहाँ भी कर देंगे। क्या करेंगे, A2 प्लस IB2 के संयुग्मी से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। A2 प्लस IB2 के संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और सीधे सीधे हल कर लेंगे। और जैसे पीछे आप पिछली वाला आर्टिकल आपने हल किया था वैसे ही इसको हल कर देंगे, आपको उसका भाग मिल जाएगा। और भाग में भी आपको एक समित संख्या ही मिलेगी, आप करके देखेंगे आपको सीधे सीधे समित संख्या मिलेगी। अब हम सीधे सीधे आ जाते हैं समित संख्या का वर्गमूल। किस पर आएंगे, समित संख्या का वर्गमूल। अगर कोई समित संख्या दी गई है तो उसका वर्गमूल किस तरीके से निकालेंगे, समित संख्या का वर्गमूल। चलिए एक समित संख्या हम लेते हैं, Z बराबर A प्लस IB, ये समित संख्या, इसका वर्गमूल निकालना है। थोड़ा सा आपको हम थोड़ा दूसरी तरफ ले चलते हैं। अगर 25 का वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए तो आप यही कहोगे कि 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, 25 का वर्गमूल अगर 5 होता है तो 5 का स्क्वायर आप करोगे तो 25 आ जाएगा। सबसे पहले इसका हम वर्गमूल मान लेते हैं कि माना, आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा तो कुछ नहीं है, बहुत आसानी से आप वर्गमूल निकाल लोगे। आप लिखोगे यहाँ पर माना Z बराबर A प्लस IB का वर्गमूल, A प्लस IB का वर्गमूल कितना है, आप कह दीजिए x प्लस IY। कितना है, x प्लस IY है। जैसे हमने कहा कि 25 का वर्गमूल 5 है तो 5 का स्क्वायर करोगे तो इतना आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमने ये माना कि A प्लस IB का वर्गमूल इतना है तो इतने का स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा। चूंकि हमने मान लिया है कि A प्लस IB का वर्गमूल इतना है तो इतने का स्क्वायर करेंगे तो ये हमको मिलेगा। इतने का स्क्वायर कर दीजिए, यानी x प्लस, यानी इसलिए x प्लस IY का होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर बराबर A प्लस IB। चलिए तोड़ देते हैं, x प्लस IY का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर आगे प्लस I स्क्वायर Y स्क्वायर आगे प्लस 2IX Y बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस IB। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से I स्क्वायर का मान -1 होता है, यहाँ पर I स्क्वायर का मान -1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका। और इसको अगर हम ब्रैकेट में ले लें, इसको अगर हम ब्रैकेट में ले लें तो ध्यान दीजिए, ये एक संयुग्मी, एक समित संख्या, ये भी एक समित संख्या, दोनों समित संख्याएं आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब इसका वास्तविक भाग इसके वास्तविक भाग के बराबर, इसका काल्पनिक भाग इसके काल्पनिक भाग के बराबर। आप कर दीजिए, क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कितना, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a, और आपका हो जाएगा 2xy बराबर b। यहीं से इन्हीं दोनों समीकरणों की सहायता से हम x और y का मान निकालेंगे, और जब x y का मान निकल जाएगा हम यहीं पर उठा के पुट कर देंगे, हमको वर्गमूल मिल जाएगा। यहाँ से हम चलते हैं x और y का मान निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पर केवल x y है। अगर हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकाल दें तो उस समीकरण और इस समीकरण की सहायता से x स्क्वायर और y स्क्वायर का मान मिल जाएगा। अगर x स्क्वायर का मान मिला तो x का मान मिलेगा, y स्क्वायर का मान मिला तो y का मान मिल जाएगा। आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे होगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, आगे प्लस 2 कितना x स्क्वायर y स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो हमको यहाँ पर घटाएंगे, और घटाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना भी पड़ेगा। 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, आगे प्लस ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आपका पहले से ही इसमें पड़ा हुआ है, आपका बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये x की पावर 4 है, ये भी x की पावर 4 है, ये इतना मिलके आपका बनेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आगे प्लस ये जुड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम 2xy का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2xy का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यहीं से आप ध्यान दे लीजिए, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy दोनों का मान यहाँ पर रखा हुआ है, आप यहाँ पर रख दीजिए। क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान a है, उसका स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो जाएगा, आगे प्लस 2xy का मान b है तो यहाँ पर b स्क्वायर आपका हो जाएगा। यानी आपका हुआ कितना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर इतना। जब होल स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो ये आपका सीधे सीधे अंडर रूट में चला आएगा। यानी एक समीकरण आपको ये मिला और दूसरा समीकरण आपको ये मिला, एक x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के रूप में, एक x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूप में। अब इन्हीं दोनों समीकरणों का क्या करेंगे, इन्हीं दोनों समीकरणों का जो है हम मान इसी में निकालेंगे। ये दोनों समीकरण पहले हम लिख लेते हैं। एक आपका है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a, और दूसरा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर और y स्क्वायर का मान निकालेंगे। सीधे सीधे अगर इनको हम घटा देते हैं, आप ध्यान दीजिए कि अगर सीधे सीधे इनको हम घटा देते हैं तो ये आपका कट जाएगा और ये आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर, ये आप जोड़ेंगे, अगर जोड़ देते हैं तो ये कटेगा और ये 2x स्क्वायर बराबर आपका जाएगा a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा कितना, 2x स्क्वायर बराबर a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से ध्यान दीजिए, x स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूरे का बटा 2। अब यहीं से x स्क्वायर का मान निकला है तो x का मान यहीं से निकालते हैं। x का मान आपका हो जाएगा x बराबर यहाँ पर प्लस माइनस और अंडर रूट के अंदर, ये पूरा का पूरा अंडर रूट के अंदर आपका चला जाएगा। यानी x का मान आपको मिल गया है। उसी तरीके से अगर इसको हम घटा दें तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, ये आपका माइनस 2y स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, माइनस 2y स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा कितना, माइनस 2y स्क्वायर बराबर a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। माइनस को इधर कर दीजिए, पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। 2 का पक्षांतर कर दीजिए तो 2 यहाँ से हटेगा और सीधे सीधे 2 आपका यहाँ चला आएगा। उसके बाद अब y का मान अगर निकालना है तो y बराबर आपका हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पूरे का बटा 2। यानी x का मान और y का मान मिल गया। एक चीज का ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का जो मान आपका है
x का भी मान 2 मान निकले हुए हैं और y के भी 2 मान निकले हुए हैं। x के भी 2 मान और y के भी 2 मान आपके आए हुए हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो x प्लस आई वाई जब हम यहाँ से निकालेंगे तो हमको 4 मान आपको मिलेंगे। एक ये इसका प्लस, एक इसका प्लस, एक इसका प्लस इसका माइनस, एक इसका माइनस इसका प्लस, एक इसका माइनस और इसके माइनस का मान, यानी 4 मान आपको आएंगे। वर्गमूल कितने आएंगे? 4 आएंगे। लेकिन 4 वर्गमूल वास्तविकता में नहीं रहेंगे। वर्गमूल जो आपका रहेगा वो आपके इसमें वर्गमूल 2 आएंगे और 2 किस तरीके से डिसाइड करेंगे उसको भी आप ध्यान दे लीजिए। 2 किस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे इसका भी आप ध्यान दे लीजिए। यहाँ से आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कि 2xy बराबर यहाँ पर b है। 2xy इक्वल्स टू b। अगर इस 2 का पक्षांतर कर दें तो आपका हो जाएगा xy बराबर b/2, यानी x और y का गुणा जो है वो एक पॉजिटिव संख्या मिल रही है। x और y का गुणा एक पॉजिटिव मिल रहा है, तो यहाँ भी x और y का गुणा देखेंगे, जो पॉजिटिव आएगा वही हम लेंगे। और कैसे गुणा करके पॉजिटिव देखेंगे? आप ये जानते हैं कि धन और धन का गुणा धन होता है, धन और धन का गुणा धन होता है, ऋण और ऋण का गुणा भी धन ही होता है। यहाँ पर x y का गुणा धन आया हुआ है, इसका मतलब x और y या तो दोनों पॉजिटिव हैं तब धनात्मक आया, या तो दोनों निगेटिव हैं तब धनात्मक आया। क्या करेंगे? यहाँ से x का पॉजिटिव लेंगे और y का पॉजिटिव लेंगे, एक x प्लस आई वाई बनाएंगे, और x का निगेटिव लेंगे और y का निगेटिव लेंगे तो एक x प्लस आई वाई पर उठाकर रख देंगे। आपको वो दोनों आपके वर्गमूल आपके मिलेंगे। शायद अगर यहाँ पर माइनस होता, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मान लीजिए माइनस होता तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस का मतलब ये है कि x और y का गुणा माइनस कब होगा? जब या तो x माइनस हो y प्लस हो, या तो x प्लस हो y माइनस हो। यानी प्लस और माइनस का गुणा माइनस, या माइनस और प्लस का गुणा माइनस होता है। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो ध्यान दीजिएगा, इसका प्लस लेंगे तो इस y वाले का माइनस लेंगे, x का माइनस लेंगे तो इस y का प्लस लेंगे। यानी अगर ऐसा है तो इस तरीके से 2 मान निकालेंगे, और पॉजिटिव है तो हमने पहले बताया ही कि उसका प्लस, x का प्लस मान लेंगे, y का प्लस मान लेंगे, x का माइनस मान लेंगे, y का माइनस मान लेंगे। इस तरीके से हम आपका ये कोई भी समित संख्या आपको दी गई है तो उसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ये आपका वर्गमूल हो गया। इस तरीके से हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। आगे थोड़ा सा चलते हैं। घनमूल वर्गमूल आपका हो गया। अब हम आपको देखेंगे इकाई का घनमूल। क्या देखेंगे? इकाई का घनमूल। इकाई मतलब 1 होता है, इकाई मतलब 1। एक समीकरण हम लेते हैं, क्या लेते हैं? z की पावर 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। z की पावर 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखा जाए तो छोटी कक्षाओं में अगर ये चीज़ दिया गया है तो आप सीधे सीधे कर देते हो z की पावर 3 बराबर 1 और z बराबर 1, सीधे सीधे कर देते हो। लेकिन यहाँ पर z का जो मान मिलेगा वो केवल 1 मान नहीं मिलेगा, यहाँ पर जो z का मान मिलेगा वो 3 मान आपको मिलेंगे। बीजगणित में आप जब समीकरण सॉल्व करते हो तो आपने पढ़ा है कि अगर एक घातीय समीकरण है तो 1 मान आपको मिलेगा, 2 घातीय समीकरण है तो 2 मान आपको मिलेगा, 3 घातीय समीकरण है तो आपको 3 मान मिलेगा, यानी n घातीय समीकरण है तो आपको n मान आपके मिलेंगे। ये 3 घातीय समीकरण है तो आपको इसका 3 मान मिलेगा, और 3 मान हम निकालते हैं। किस तरीके से 3 मान निकाला जाएगा आप यहाँ पर ध्यान दे लीजिए। 2 घातीय समीकरण होता है तो उसे हम या तो श्रीधराचार्य नियम से तोड़कर x का मान निकालते हैं, और या तो जो है गुणनखंड विधि से उसका मान निकाल लेते हैं। लेकिन 2 के ऊपर जैसे ही आपका जाता है, एक नियम आपका है शेषफल प्रमेय, और शेषफल प्रमेय से हम यहाँ पर z का मान निकालेंगे। और शेषफल प्रमेय क्या है?
शेषफल प्रमेय में क्या किया जाता है, सबसे पहले हम z का ऐसा मान रखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा व्यंजक है 0 हो जाए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर z का मान 1 रखा गया, यानी z का मान, ध्यान दीजिएगा, z का मान अगर 1 रखा गया तो आप देखिए यहाँ पर 1 की घात 3 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो z बराबर, चूंकि आपने 1 रखा है, इस 1 का इधर पक्षांतर कर दीजिए, z माइनस 1 होगा, यानी z माइनस 1 ही आपको यहाँ पर कॉमन देखना है। और z माइनस 1 कॉमन किस तरीके से देखा जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिए, z की पावर 3 माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान दीजिए जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो z माइनस 1 आ जाएगा। अब अगर अब माइनस जेड स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर घटाया गया है तो आप यहाँ पर जेड स्क्वायर जोड़ भी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों कटेगा, जेड की पावर 3 ही आपका मिल गया। आगे यहाँ पर कर दीजिए प्लस जेड। अब ध्यान दीजिए दोनों में जेड कॉमन होगा तो यहाँ पर माइनस जेड आपका होगा और जेड कॉमन होगा तो जेड कॉमन लेंगे तो बीच ब्रैकेट में आएगा जेड माइनस 1, और z का आपने घटाया है तो आप z जोड़ भी दीजिए। अब जोड़ने के बाद आगे यहाँ माइनस 1 है इक्वल्स टू 0, यहाँ पर अब z स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, z स्क्वायर कॉमन लेंगे तो z माइनस 1 आएगा और फिर प्लस z कॉमन ले लीजिए इसमें दोनों में, तब भी आपका z माइनस 1 ही आएगा, और प्लस यहाँ पर 1 कॉमन ले लीजिए तो आपका z माइनस 1 आएगा इक्वल्स टू 0। तीनों में आप क्या करोगे, z माइनस 1 कॉमन ले लोगे, बचेगा आपका z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिएगा, एक मान तो आपका आ गया z बराबर 1, ये मान आपका आया, z माइनस 1 बराबर 0 एक मान आया, एक मान आया z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से एक मान तो आपका z बराबर 1 मिल जाएगा, जैसे हमने आपको बताया था कि अगर आप सीधे सीधे करते उस समय तो z बराबर 1 आपका आ जाता था, तो एक मान तो आपका z बराबर 1 आ गया। दूसरा मान और तीसरा मान यहाँ से निकलेगा। आप ध्यान दीजिए, ये दो घातीय समीकरण हो गया, इसको हम श्रीधराचार्य नियम से लगा सकते हैं, और श्रीधराचार्य नियम आपका यहाँ पर जब लगाएंगे तो ध्यान दीजिए श्रीधराचार्य नियम क्या लगेगा, माइनस बी का मतलब माइनस 1 हो गया, आगे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप है, इसका ध्यान दीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर इक्वल्स टू 0 का रूप है, हम यहाँ से लगा रहे हैं, तो यहाँ पर बी स्क्वायर का मतलब भी 1 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी का मतलब यहाँ 4 ही आपका रहेगा, पूरे का बटा यहाँ पर 2 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 पूरे का बटा 2 इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हमने पहले भी आई के रूप में इसको चेंज किया है। आप ध्यान दीजिएगा कि आई के रूप में जब ये चेंज होगा तो ये आपका रूट 3i आपका होगा और बटे 2। रूट 3i कैसे होगा इसको भी हम समझा दे रहे हैं, अंडर रूट माइनस 3 आपका है तो ये आपका बनेगा रूट 3 इंटू अंडर रूट माइनस 1, ये आपका i है रूट 3i, वही रूट 3i हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ से z के दो मान आएंगे, एक पॉजिटिव मान लेंगे एक निगेटिव मान लेंगे। एक z का मान आएगा माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3i बटे 2 और एक z का मान आएगा माइनस 1 माइनस रूट 3i बटे 2। 3 मान आपके आए, एक मान आपका 1 आया, एक मान आपका माइनस 1 प्लस रूट 3i बटे 2 आया, एक मान आपका आया माइनस 1 माइनस रूट 3i बटे 2। ये इकाई के तीनों आपके घनमूल आ रहे हैं। अब इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को भी हम आपको बता देते हैं। इकाई के घनमूल को हम, आप ध्यान दीजिएगा, इकाई का घनमूल आपका आया है क्या, एक तो एक आया है माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3i बटे 2 और एक आया है माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3i बटे 2। ये तीनों मान आपके आए हुए हैं। ठीक है, पहले इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं इनमें कुछ बहुत ही
मैजिकल आपका जादुई एक तरीके से आपका है, आप देखेंगे तो अपने आप मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर इस वाले घनमूल को हमको लिखना होगा एक, तो हम बड़ी आसानी से एक लिख सकते हैं, चाहे जितनी बार हमको लिखना हो, चाहे जिस जगह पर हमको लिखना हो, हम डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर इसको बार बार आपको लिखना है तो थोड़ा सा कठिनाई आपको पड़ेगी। इसको भी अगर बार बार कई जगह पर आपको दिखाना है तो इसको भी दिखाने में आपको थोड़ा सा कठिनाई पड़ेगी। तो उसके लिए जैसे √-1 को हम I से प्रदर्शित किए थे, वैसे ही आप ध्यान दे लीजिए, इसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये W नहीं है, W आपका ऐसे बनेगा, जबकि ओमेगा जो है, ओमेगा में ये थोड़ा सा ये घुमा दिया जाता है, ये आपका ओमेगा से प्रदर्शित होगा। और अगर ये ओमेगा से प्रदर्शित होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर से प्रदर्शित होगा, यानी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। एक सवाल ये उठता है, क्या उठता है कि आपने इसको ओमेगा से प्रदर्शित कर दिया, चलिए ठीक है कर दिया आपने इसको ओमेगा से प्रदर्शित किया, तो इसको ओमेगा स्क्वायर से क्यों कर दिया? हम कहते हैं कि इसको ओमेगा से प्रदर्शित कर दो और इसको ओमेगा स्क्वायर से प्रदर्शित कर दो। फिर ये बात बनती है कि आखिर एक को ओमेगा से आप प्रदर्शित कर रहे हो तो दूसरे को किसी दूसरे से प्रदर्शित आप कर सकते हो, ओमेगा स्क्वायर से ही क्यों प्रदर्शित आप कर रहे हैं? तो उसके लिए आप ध्यान दीजिए, अगर ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर मैं इसको बोल रहा हूं, यहां से आप देखेंगे तो ये ओमेगा है और इसका स्क्वायर ये है, यानी इसको 2 बार आपने गुणा किया तो ये आया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। आप यहां भी आप कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा। आप करके देख लीजिएगा, इसका स्क्वायर आप करिए आपको ये मिलेगा, इसका स्क्वायर आप करिए तो ये आपको मिलेगा। तो इसीलिए हमने किया कि ये ओमेगा से प्रदर्शित है तो ये ओमेगा स्क्वायर, अगर इसको ओमेगा से आप कहना चाहते हो तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा। एक हम करके आपको दिखा दे रहे हैं, हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं और आप देख लीजिए कि ये मिलता है कि नहीं मिलता है। -1 प्लस √3i/2 पूरे का स्क्वायर हम कर रहे हैं, ये आपका हो जाएगा। चलिए हम स्क्वायर करते हैं, ये ऊपर वाले का स्क्वायर करते हैं, -1 आपका -1 का स्क्वायर आप करेंगे तो 1 आएगा, आगे प्लस। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आपका आएगा, i का स्क्वायर करेंगे तो आपका -1 आपका आएगा, और फिर आपका हो जाएगा कितना, -2√3i। √3i का 1 से गुणा करेंगे तो √3i आपका हुआ और 2, यानी स्क्वायर करते हैं ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके हिसाब से यहाँ पर करते हैं, और बटे 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आएगा। ध्यान दीजिए, ये -3 आया और 1 इसमें घटा तो -2 आ गया, यहाँ पर -2√3i पूरे का बटा 4 होगा। यहाँ से आपका कामन, यहाँ से 2 आपका कामन होगा तो 2 कामन होगा तो -1 -√3i पूरे का बटा 4, 2 से 1 कटेगा 2। आप ध्यान दीजिएगा, -1 -√3i/2, -1 -√3i/2 मिला कि नहीं मिला, इसका स्क्वायर ये। उसी तरीके से आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा। इसलिए किसी को भी ओमेगा, यानी किसी को भी आप ओमेगा मान सकते हो, बस फर्क इतना है, एक अगर ओमेगा रहेगा तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे को अगर ओमेगा आप मान रहे हो तो पहला वाला ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका घनमूल आपका हो गया। सम्मिश्र एक दूसरे का वर्ग हमने ये भी बता ही दिया आपको, एक दूसरे का वर्ग होता है, ठीक। उसके बाद एक और आपका है, एक आपका क्या है, दोनों का अगर हम गुणा करते हैं, क्या करते हैं, दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तब क्या हमको मिलता है, दोनों का गुणा का मतलब हुआ ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ओमेगा की घात 3 आएगा।
तो ओमेगा की घात 3 का क्या मान होगा? आप ध्यान दीजिए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का गुणा ओमेगा की घात 3। हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का गुणा करके देख लेते हैं। इन दोनों का गुणा कर दें। आप ध्यान दीजिए, -1 प्लस √3i/2 ये, और ओमेगा स्क्वायर आपका है -1 माइनस √3i/2। चलिए गुणा करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, आप यहीं पर ध्यान दे लीजिएगा। इसका और इसका गुणा आपका 2 दूनी 4 है। ऊपर ऊपर का गुणा करते हैं, और ऊपर ऊपर का गुणा करने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी, a माइनस बी। a हमारा -1 है, b हमारा इतना है, तो a प्लस बी, a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सीधे सीधे आपका आएगा। आप रख दीजिए ए स्क्वायर का मतलब -1 का स्क्वायर 1 होगा, आगे प्लस कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी √3i का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होगा, और i का स्क्वायर जो है कितना हो जाएगा, माइनस, तो पहले यहाँ से पहले माइनस लगा ही दीजिए, पहले माइनस, और उसके बाद अब जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ध्यान दीजिए i स्क्वायर आपका -1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 3/4, यानी ये 4/4 होगा, और कटेगा कितना आएगा, 1 आएगा। यानी ओमेगा की घात 3 का मान क्या आएगा, 1 आएगा। आप ध्यान दीजिए, इसको भी हम कर सकते हैं। अगर ओमेगा की घात 4 आया तब हम क्या करेंगे, ओमेगा की घात 5 आया तब हम क्या करेंगे, ओमेगा घात 6 आया तब क्या करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ से ओमेगा तो आपका ओमेगा हाई है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर भी आपका है, ओमेगा स्क्वायर ही है, और ओमेगा की घात 3 का मान कितना आया है, 1 आया है। ओमेगा की घात 4 का मान आप ध्यान दीजिए, ओमेगा घात 4 को हम ओमेगा घात 3 इंटू ओमेगा, यानी इसका मान 1, यानी ओमेगा घात 4 का भी मान केवल ओमेगा होगा, यानी यहीं से पुनरावृत्ति इसकी शुरू हो गई। ओमेगा घात 5 अगर हम करेंगे, ये ओमेगा घात 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसका मान 1 हो जाएगा, और ये आपका ओमेगा स्क्वायर, यानी मान ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा घात 6 करेंगे तो ओमेगा घात 3 इंटू ओमेगा घात 3, 1 इंटू 1 यानी 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ओमेगा के किसी ज़्यादा घात का मान ज्ञात करना है तो उसके घात में, जैसे आई वाले में 4 से भाग करके हमने देखा था, वैसे इसमें 3 से भाग करके हम उसको देख लेंगे कि 3 से भाग जब हम करेंगे तब क्या होगा। अब जैसे ओमेगा की घात 7 को हमको देखना है तो का मान, तो 7 में क्या करेंगे, 3 से पहले भाग दे देंगे और देखेंगे शेष कितना बचा हुआ है। 3 से भाग देंगे तो आपका 6 आएगा, और 1 घात बची, यानी केवल ओमेगा बची, उसका मान केवल ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा घात 8 है तो आप ध्यान दीजिएगा, 3 दूनी 6, यानी 6 निकल गया, और 2 आपकी घात 2 शेष आपकी बचती है, यानी 3 के जितने पूर्णांक मिलते हैं उनका मान 1 हो जाएगा। जो शेष बचेगा वो या तो 1 शेष बचेगा या तो 2 शेष बचेगा, क्योंकि 3 शेष बच नहीं सकता है, क्योंकि 3 जब 3 से भाग देंगे तो जब 3 का पूर्णांक आएगा तो वो पूर्णांक में चला जाएगा, तो वो चीज़ आप उसको आप आसानी से आप उसको निकाल सकते हो। तो ओमेगा घात n आप उस हिसाब से आप निकाल सकते हो। तो ये समित संख्या में ये इतनी चीज़ें आपने पढ़ा जो है, और इतना चीज़ें पढ़ने के बाद जो है आगे भी काफ़ी चीज़ें हैं जो है, समित संख्या का कोणांक, मापांक, और समित संख्या का भाग, तो कई चीज़ें हैं आपका जो है। तो आज आपका इतना ही हम बता रहे हैं, किससे आपके समझ में बात आ भी जाए जो है, आप बाकी नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे।